वो सभी इसमें आ जाएंगे, एग्रीकल्चर लेबर भी इसमें आएंगे, सॉल्ट वर्कर्स भी आएंगे, टेनरी वर्कर्स भी इसमें आएंगे, शेयर क्रॉपर आएंगे, और जितने भी वर्कर इसमें लिस्टेड हैं, ठीक है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले हो, चाहे उसके अलावा कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो वर्कर काम करते हैं वो हो, या और कोई भी वर्कर हो जो किसी भी ऑर्गेनाइज संस्था से नहीं जुड़े हैं, ऐसे सभी वर्कर इसमें आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि NDUW क्या है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से एक नेशनल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जो असंगठित वर्कर के लोगों का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें रजिस्ट्रेशन किनको करना है, जो अनऑर्गेनाइज मतलब जो असंगठित हो, ठीक है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइज संस्था से जुड़े ना हो, उनको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। उन सभी को जो है एक एक कार्ड इशू किया जाएगा, UW कार्ड बोलते हैं, या UN नंबर जिसको बोलते हैं, वो नंबर जनरेट होगा, और साथ में उनको एक कार्ड जनरेट होगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो ये जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा तुरंत इनका कार्ड जनरेट होगा, और उस कार्ड को उनको प्रिंट करके आपको देना है। तो इसमें सबसे पहले उनको रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, उसके बाद उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो उनको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, जैसे पहला बेनिफिट है कि जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाए जाते हैं समय समय पर, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाए जाते हैं, जैसे उनको कोई भी योजना अगर लागू होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, तो उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। जैसे मान के चलिए साल में उनको जो 12 रुपए का जो प्रधानमंत्री SYM करके वो होता है बीमा, ठीक है, वो भी उनको मिलेगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसको कहते हैं, ठीक है। ये उनको मिलेगा 1 साल के लिए, जिसका प्रीमियम जो होता है वो 12 रुपया होता है। ये सबसे पहला फायदा है। और इसमें उनको एक्सीडेंटल डेथ अगर किसी का होता है तो 2 लाख तक का फायदा उनको मिलता है, और अगर कोई डिसेबिलिटी होता है उनको, तो फुल डिसेबिलिटी पे उसको 1 लाख का फायदा उसमें मिलता है। ये फायदा उसको इसमें मिलेगा। दूसरा फायदा है कि जो भी अनऑर्गेनाइज वर्कर है उसको जितने भी सोशल सिक्योरिटीज और वेलफेयर के स्कीम हैं वो तो मिलेंगे ही, साथ में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने के लिए ये हेल्प करेगा। जितने भी वर्कर रजिस्टर्ड होंगे तो सभी शहर में, सभी गांव में, या सभी स्टेट में कितने कितने अनऑर्गेनाइज लेबर हैं, ये गवर्नमेंट को इससे पता चलेगा। जो सर मीटिंग दे रहे थे वही साथ लेफ्ट कर गए इस मीटिंग से। कोई दूसरा है जो ध्यान दे इसमें? हेलो, जगह सर जो मीटिंग है वही लेफ्ट हो गए। हाँ, आप लोग को आवाज आ रहा है क्या? कोई भी एक दो कंफर्म हाँ कर आ दो। रहा है सर, बोलिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन आ भी रहा है सर, दिखाई आ दे रहा रहा है है। आप लोगों को? ठीक है, तो आप सभी माइक म्यूट कर लीजिए, कंटिन्यू करते हैं।
सबसे पहले मैं आप लोग को यही बता रहा था कि इसका फायदा क्या है, ठीक है। सबसे पहले उनको सोशल सिक्योरिटीज और जितने भी वेलफेयर स्कीम बनेंगे उन सभी का लाभ लेबर्स को मिलेगा, या आने वाले समय पे जो भी गवर्नमेंट योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट से तैयार की जाएंगी वो सभी का लाभ इसमें मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट के जो लेबर का फायदा जो मिलता है वो अलग है, इस स्कीम में अभी वो जुड़ा नहीं है, ठीक है। आने वाले समय पे आप लोग वहाँ माइक बना। म्यूट कर लीजिए। आने वाले समय पे अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है जो भी डिसीजन लेता है, अगर इनको जो भी फायदा देने चाहेंगे वो भी इसमें आने वाले समय पे मिलेगा। बट अभी जो स्टेट गवर्नमेंट का सर्विसेज या जो योजनाएं चल रही हैं वो अभी फिलहाल इसमें कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वो अभी इनको प्रोवाइड हुआ होगा, ठीक है। आने वाले समय पे इसी डाटाबेस के आधार पे गवर्नमेंट और कुछ पॉलिसीज तैयार करेंगे, ठीक है, और कुछ प्रोग्राम तैयार करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, ठीक है। और तीसरा फायदा ये है कि जितने भी वर्कर हैं वो कहीं भी अगर मूवमेंट करते हैं, मतलब एक स्टेट से अगर दूसरे जगह वो जाते हैं काम करने के लिए, तो उससे उनको ट्रैक करने में आसानी होगी। और वो जो उस स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो उनको जो भी सुविधा दे सके उसके लिए वो उनको ट्रैक कर सकता है, तो ये भी उनको फायदा होगा। उसके अलावा जो भी लेबर माइग्रेट करते हैं उन सभी को सभी समय में लाभ मिलेगा, ठीक है। चाहे वो इस स्टेट में हो चाहे वो किसी दूसरे स्टेट में भी रहेंगे तो उनको ट्रैक करके उसका लाभ देने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है। फिर अब इसमें नेक्स्ट जो फेस है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, किसको आपको रजिस्टर करना है, तो ये आप लोग समझिए, ठीक है। तो ऐसे जिनका एज जो है 16 से 59 साल तक है, तो इस एज के बीच में जितने भी लोग आते हैं उन सभी को आप लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट समझ आया, 16 से 59 वर्ष के बीच के लोग ही इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है कि वो इनकम टैक्स पे ही ना हो, मतलब वो आयकर पटाने वाले लोग इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो उनको आप लोग रजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे, जितने भी इनकम टैक्स पे करते होंगे वो इसमें कवर नहीं होंगे। उसके अलावा तीसरा क्राइटेरिया है कि जितने भी मेंबर जो ईपीएफओ या ईएसआईसी, ठीक है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नौकरी करते हैं उसका ईपीएफओ होता है, अकाउंट खुलता है, और उनका ईएसआईसी अकाउंट खुलता है। तो ऐसे लोग इसमें कवर नहीं होंगे, ऐसे लोगों को रजिस्टर्ड नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा चौथा इसमें है सर कि सर वो एक बार फिर से अनऑर्गेनाइज्ड बोलिएगा। वर्कर होना चाहिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग नोट भी हाँ कर लेंगे, ठीक है। ठीक ठीक। ये पीपीटी ओके। ऑलरेडी वैसे ग्रुप में भी शेयर किया गया है, बट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप लोग नोट भी कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, किसको आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बारे में बताया जा रहा है। सर जिसका ईएसआईसी और पीएफ करता है उसको नहीं करेंगे? नहीं करना है, उसको इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक ठीक ओके। और ऐसे लोग जिनका एज 16 साल से 59 साल के बीच में होना चाहिए तभी वो इसमें रजिस्टर्ड हो पाएंगे। ऐसे लोग जो कि इनकम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग को कवर नहीं करना है। इनकम टैक्स जो पेई है उनको आप लोग को रजिस्टर इसमें नहीं करना है, ठीक है। तो और सर जिसका सर भी सुनिए ना, हाँ मैं ये बोल रहा था जैसे अपना रायपुर से कोई भी क्षेत्र में कोई भी सेक्टर में हो, जैसे कोई भी वर्कर काम करते हैं जिसका पीएफ एसआई नहीं करता हो, तो उसको हम लोग फॉलो कैसे करें, उससे संपर्क कैसे करें? क्या वो कंपनी में जाना पड़ेगा या कोई ठेकेदार या कोई जगह में तरीका संपर्क वो करना बताऊंगा, पड़ेगा? अभी अभी मैं आपको बताऊंगा ना। जैसे आप लोग आयुष्मान में कैंप मोड पे लगा के रजिस्ट्रेशन किए हैं, उसी तरीके से आप लोग को मुनियादी करवाना है, उसी तरीके से आप लोगों को कैंप करके उन लोगों तक पहुंचना है, ठीक है। उसका और मैं ओ, आगे तरीका बता रहा हूँ, पहले आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, आप अपना क्वेश्चन लिख के रखिए,
और लास्ट में जो क्वेश्चन सेशन होगा उसमें आप लोग पूरा क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। तो ओके पहले सर। ये पूरा क्राइटेरिया समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें मैं ये बता रहा था कि जितने भी लोग, अगर कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो संस्था उनको ऑलरेडी हर महीने सैलरी देता है और उनको ऑलरेडी ईपीएफओ देता है या ईएसआईसी कार्ड उनको दिया हुआ है ऑलरेडी, पेंशन का कोई उनका कार्ड बना हुआ है, तो इस कंडीशन में वो इसमें रजिस्टर्ड नहीं होंगे, वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए, ठीक है। वैसे ही जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर होंगे, किसी भी कैटेगरी के वर्कर हो, वो अगर किसी भी संस्था से जुड़ के काम नहीं कर रहे हैं, संस्था मतलब अनऑर्गेनाइज संस्था से जुड़े हुए हैं, मतलब किसी भी टाइप का वो रजिस्टर्ड नहीं है कहीं पे, ठीक है, तो ऐसे लोग इसमें कवर होंगे। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि कोई संस्था रजिस्टर्ड है और अपने एम्प्लॉय को वो ऑलरेडी ईपीएफओ या ईएसआईसी का फायदा देता हो, तो ऐसे लोग बस इसमें कवर नहीं होंगे और टैक्स पेयर कवर नहीं होंगे, बाकी सब लोग को इसमें आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो सर। इजिबिलिटी मतलब सर? इलिजिबल मतलब जितने लोग इलिजिबल हैं, ठीक है, मतलब ऐसे लोगों को ही आपको रजिस्टर करना है जो लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे। सर जैसे इसमें रजिस्टर जैसे करेंगे तो हाँ, उसमें इनकम भी तो दिखाना पड़ेगा क्या? ऐसा कोई है क्या प्रोसीजर है जो नया चालू है नहीं नहीं, उसमें? ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, उसमें इनकम वो बताएंगे जो वो डाल सकते हो आप लोग। ऐसा? हाँ, जो भी जानकारी हितग्राही आपको बताएंगे तो वो जानकारी आपको इसमें एंट्री करना है। ठीक सर। हेलो। हेलो सर। हेलो। हाँ बताइए। हाँ सुनिए ना हेलो। सर। हाँ बताइए ना, एक एक करके बताइए। सर जैसे पहले ईपीएफ में कट रहा था सर, ठीक है सर, ईपीएफ जमा हो रहा था, हाँ, लेकिन उसके बाद वो काम छोड़ दिया है, ऐसे स्थिति में क्या होगा सर? अगर उसका ईपीएफ निकाल लिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है और उसका ईपीएफ बंद हो गया होगा, तो उस कंडीशन में वो हम्म। रजिस्टर्ड कर पाएगा। बट अगर उसका ईपीएफ अगर मान के चलिए एक्टिव है, एक्टिवेट। तो उस कंडीशन में इसमें रजिस्टर्ड हम्म। नहीं हो पाएगा शायद। एक बार आप करके देखिएगा, जब 25 तारीख को चालू होगा ना, तो आप उसको रजिस्टर्ड करके हम्म। देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है सर। मतलब इसमें हेलो। लगभग सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप सभी लोग को कर सकते हैं। सिर्फ दो क्राइटेरिया को आपको ध्यान रखना है कि वो एज लिमिट जो है वो आप लोग को ध्यान रखना है, 16 साल से 59 साल का होना चाहिए। वो व्यक्ति जो है इनकम टैक्स पेई नहीं होना चाहिए, आयकर नहीं पटा रहा होगा, ऐसे लोग को करना है। और उस व्यक्ति का ईपीएफओ या ईएसआईसी कार्ड नहीं बना होना चाहिए, ठीक है। इन 3 क्राइटेरिया को आप लोगों को ध्यान रखना है, बाकी सब लोगों को आपको रजिस्ट्रेशन करना है इसमें, ठीक है। हेलो क्लियर है? जी बताइए। सर जी, इसमें एक जानकारी लेना था। हाँ, जैसे कि अभी ओटीपी इसमें आ नहीं रहा है, अभी कर रहे ट्रायल मोड में मैं उस पे तो आऊंगा, एक मिनट आप अभी मैं जो पूछ रहा हूँ उसका एक एक पॉइंट पे क्लियर करते चलते हैं। अभी जो है प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा तो वो सभी चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक। हेलो। जी, हेलो। आवाज आ रही प्रदीप जी? बताइए। हाँ हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। सर जैसे अपन अभी छत्तीसगढ़ में जो कई लोग हैं रजिस्ट्रेशन करवाएं सर, जैसे श्रम विभाग में वो कार्ड उनका बना हुआ है सर, तो ऐसे लोग भी इसमें कवर होंगे सर? हाँ, मैंने स्टार्टिंग में यही चीज कहा कि स्टेट गवर्नमेंट का जो लेबर रजिस्ट्रेशन हुआ है उससे जी इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जी मतलब सर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लेबर रजिस्ट्रेशन है और इसमें जो है सभी लोग कवर होंगे, चाहे उनका स्टेट में ऑलरेडी लेबर कार्ड बना होगा, जी उनका भी इसमें रजिस्ट्रेशन करना है आपको। जी उससे कोई लेना देना नहीं है। स्टेट में अगर कोई भी वो रजिस्टर्ड होगा, ऑलरेडी लेबर कार्ड बना है, जी तब भी वो इसमें रजिस्ट्रेशन
कर सकते हैं। अब आगे का जी, प्रोसेस बस बताओ ना एक सर। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो संगठित वर्कर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक। उसमें भी लेबर कार्ड दो टाइप का बना होगा स्टेट में, संगठित और एक संगठित। असंगठित और एक संगठित। तो तो सर संगठित वर्कर लोग को आपको इसमें रजिस्टर नहीं करना है, ठीक है। जी जी ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। संगठित वर्कर का ऑलरेडी ईपीएफओ और ईएसआईसी बना होता है, ठीक है। तो अगर क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी सर जी। ठीक। तो इसमें आप लोग पूछ रहे थे कि किसको आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ऐसे लोगों को जो लोग ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं और वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनको हर महीने सैलरी अगर मिलता है तो ऐसे लोग को आपको रजिस्टर नहीं करना है, ठीक है। किसी भी सैलरीड पर्सन को या कोई भी ऑलरेडी जो दूसरे सोशल सिक्योरिटीज का लाभ ले रहे होंगे, ऐसे लोगों को जो एम्प्लॉय हो कहीं, ठीक है, उसका एम्प्लॉय कोड हो, तो ऐसे लोग को आप इसमें रजिस्टर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग को क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। इसमें जो मैंडेटरी है वो है उनका आधार ई-केवाईसी, ठीक है। इसमें ई-केवाईसी होना है जो कि 3 प्रकार से होगा। पहला ओटीपी है, ठीक है। जिनका भी मतलब पहला जो मांगेगा उसका जो मोबाइल नंबर आपको डालेंगे तो उसमें एक ओटीपी जाएगा उनको, और वो ओटीपी से पहले आपको उसमें एंटर करना है, ठीक है। अगर इनकेस उसके आधार में मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है तब उस केस में उसका दूसरा ऑप्शन दिया गया है, फिंगरप्रिंट के माध्यम से उनको आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हैं, आइरिस से भी कर सकते हैं। ये 3 तरीका दिया गया है उनका ई-केवाईसी करने का, ठीक है। उसके बाद मतलब एक एक्टिव मोबाइल नंबर उसके पास होना जरूरी है। दूसरा है जो मैंडेटरी है वो है एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, उसके पास बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए। तीसरा चाहिए अकाउंट मोबाइल नंबर जो है एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल, इसमें आपको क्या क्या चीजें ऑप्शनल है, एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर वो हितग्राही आपको देता है तो आप उसको डाल सकते हैं, इसमें अपलोड कर सकते हैं। वैसे ही इनकम सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या कोई भी स्किल सर्टिफिकेट, जो भी पढ़ा लिखा होगा उसका कोई सर्टिफिकेट देता है, तो ये सारे ऑप्शन जो हैं ऑप्शनल हैं। तो इसको अगर वो हितग्राही ला के देता है आपको तो आप इसको डाल सकते हैं। अगर इनकेस वो हितग्राही नहीं है बोलता है तो उस केस में आप इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। उसका डिटेल डाल सकते हैं बस, कि कितना पढ़ा हुआ है, उसका इनकम क्या है, वो क्या काम करता है, बस ये डिटेल डाल के आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद इसमें सीएससी का क्या रोल है, ठीक है। इसमें सीएससी का रोल ये है कि हमको सभी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सपोर्ट करना है। 43.7 करोड़ जो अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं उन सभी को इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई भी अपडेट कराना चाहे, फर्स्ट टाइम अगर वो लेबर रजिस्टर्ड हो गया आपके पास आके, उसके बाद अगर आपको कोई भी अपडेट कराना चाह रहा है, कोई भी जानकारी अपना, तो वो अपडेट कराने के लिए आपके पास आ सकता है और अपने रजिस्टर्ड यूएएन नंबर जो मिलेगा उसको, उसमें जाके उसका आप अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट का आप चार्जेस ले सकते हैं, ठीक है। वो चार्जेस अभी नीचे आएगा कि आप कितना चार्जेस अपडेट का बाद में लेंगे। फर्स्ट टाइम अभी निःशुल्क है ये, ठीक है। सबसे पहला जो रजिस्ट्रेशन होगा, आप सभी ध्यान से नोट कर लीजिए कि ये निःशुल्क योजना है और उनसे कोई भी पैसा नहीं लेना है, ठीक है। और आपका भी कोई भी पैसा इसमें अमाउंट नहीं कट रहा है, वॉलेट से कोई भी पैसा इसमें डिडक्शन नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका रजिस्ट्रेशन होगा और जो कमीशन है वो वीएलईस को 16 रुपया मिलना है। हर कार्ड बनाने का प्रति कार्ड के पीछे आप लोग को 16 रुपया मिलना है, ठीक है, जो कि हर महीने के बाद मिलेगा। जैसे मान के चलिए इस महीने में आपने जितना रजिस्ट्रेशन किया है उसका जो कमीशन है वो नेक्स्ट मंथ में आपके डीजी पे वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप लोग को पेमेंट हर माह के माह मिलता जाएगा। उसके बाद इसमें आप लोग को जो ये है लोकल लेवल पे जितने लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना है।
और प्रचार प्रसार करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग को रजिस्टर्ड करना है। वैसे ही यहाँ पर जितने भी और अनऑर्गेनाइज्ड रजिस्ट्रेशन होगा वर्कर का, उसको आप सिंपल A4 साइज पे पेपर पे प्रिंट देंगे। ये प्रिंटिंग चार्जेस और बनाने का चार्जेस जो है आपके कमीशन में इंक्लूड है, ठीक है। जो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि टोटल जो CSC को मिल रहा है पर कार्ड बनाने का 20 रुपया, उसमें से कुछ कॉस्टिंग काट के TDS वगैरह काट के आप लोग को 16 रुपया VLEs के DG पे में क्रेडिट होगा पर कार्ड का, ठीक है, जो कि 80% VLEs को मिल रहा है। और उसके अलावा कोई भी चार्जेस, किसी भी प्रकार का कोई भी अदर चार्जेस नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का इसमें कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सभी को रजिस्ट्रेशन करना है। क्लियर है ये? सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहीं से कोई भी शिकायत नहीं आना चाहिए कि यहाँ से ये VLE के द्वारा पैसा लिया जा रहा है। इसके लिए अगर कोई भी शिकायत आता है तो उनका ID तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि श्रम विभाग की तरफ से भी इसमें निगरानी रहेगा, CSC की तरफ से भी इसमें निगरानी रहेगा। तो ये इस चीज का आप लोग स्ट्रिक्टली ध्यान रखेंगे। अब जैसे ही फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन वर्कर हो गया, अब वो चाहता है आने वाले समय पे कुछ अपडेट कराना चाहता है, और आपके पास अगर आता है अपडेट कराने, तो आप लोग 20 रुपया जो है उसको चार्ज कर सकते हैं बेनिफिशियरी को। बट फर्स्ट टाइम नहीं लेना है, जब सेकेंड टाइम वो अपडेट कराने आएंगे तभी आप 20 रुपए तक चार्ज उनको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे पहले आप लोग को एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करेंगे, उसमें जाके आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट का बटन दिया होगा, उसको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये डिजिटल सेवा पोर्टल का लॉगिन पेज। आपको अपना CSC ID पासवर्ड जैसे डाल के आप लॉगिन करते हैं उसी तरीके से आप लॉगिन करेंगे कैप्चा डाल के। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपने टोटल कितना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, कितना पेंडिंग में है, और कितना जो है इसमें टोटल यूजर स्विच हो गए हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो भी दिखाई देगा। इसके अलावा और ये डैशबोर्ड में आपको दिखाई देगा कि इन प्रोग्रेस रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये भी आपको इसमें दिखाई देगा। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को जो मोबाइल नंबर डाले हैं उसमें OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपको इसमें पूछा जाएगा आधार नंबर। आधार नंबर जैसे ही आप एंटर करेंगे हितग्राही का, आप लोग को इसमें 3 तरीका दिया जाएगा, या तो फिंगरप्रिंट के माध्यम से, या आइरिस के माध्यम से, या OTP के माध्यम से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे इजी तरीका होता है, आप सभी को पता भी है कि सबसे इजी तरीका होता है इसमें OTP। तो आप लोग पहले ट्राई करेंगे OTP के माध्यम से, और OTP तभी आएगा अगर उसके आधार में मोबाइल नंबर इंक्लूड है, मतलब डला हुआ है, तो उनको OTP आ जाएगा। इनकेस अगर उनके आधार में मोबाइल नंबर नहीं डला होगा, अपडेट नहीं होगा, तो उस केस में उसको फिंगरप्रिंट से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या आइरिस से भी आप, अगर आपके पास आइरिस डिवाइस है या फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो आप उससे रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। आधार नंबर डाल के जैसे ही आप उसका eKYC करते हैं, उसके बाद उनका ऑटोमेटिक आधार से डाटा फैच हो जाता है। आधार के सर्वर से उनका डाटा जैसे ही फैच होगा तो उसमें जो डाटा उनके आधार में दिखाई देगा वही यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें eKYC एज पर आधार जो आप लोग किए हैं उसको एग्री करना होगा, ठीक है। एग्री करने के बाद कंटिन्यू एंटर अदर डिटेल में क्लिक करना है। अगर उनका बैंक डिटेल भी आधार से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उस केस में वो उनका बैंक डिटेल भी इसमें पैच हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है उनका पर्सनल डिटेल इसमें आपको फिलअप करना होगा। जैसे मोबाइल नंबर हो गया उनका, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर उनके पास 2 मोबाइल नंबर है तो दोनों मोबाइल नंबर इसमें डाल सकते हो एक एक करके। और उनका मोबाइल में सबसे पहले OTP भेज के वो चालू है कि नहीं उसको चेक किया जाएगा।
उसके बाद उसमें ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे जिसमें जिसमें रेड स्टार मार्क है वो मैंडेटरी होता है। ठीक है, उसको आपको डालना ही है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को सभी जानकारी लेना है उसमें। उनका ईमेल आईडी जो है ऑप्शनल होता है, इनकेस अगर उनके पास ईमेल आईडी है तो उसमें डालेंगे, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। बट कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ईमेल आईडी आप पूछिए। सभी जिनके पास स्मार्टफोन होता है उन सभी के मोबाइल पे भी ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है, तो आप लोग उसको मोबाइल को भी मंग के देखने बोल सकते हैं कि उसमें से जो ईमेल आईडी है उसको आप डलवा दीजिए, तो वो लगभग लोगों का ईमेल आईडी भी आप लोग को दिख जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस, उनका शादी हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो नेवर मैरिड लिखना है, हो गया है तो यस लिखना होगा। उसके बाद उनके पिताजी का नाम, फादर्स नेम। उसके बाद सोशल कैटेगरी, क्या वो जनरल में आते हैं, ओबीसी, एसटी, एससी किस में आते हैं वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिफरेंटली एबलेड, ठीक है, तो इसमें नो डालना है। और उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स, ठीक है, अगर उनका नॉमिनी डिटेल्स डालना है आपको तो यस करके यहाँ से आप पूरा नॉमिनी डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर वो कोई भी नॉमिनी डिटेल्स नहीं डलवाना चाहता है तो इसको नो करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप उसका फिर एड्रेस वाले कॉलम में जाएंगे तो वहां पर उसका जो आधार में डला होता है डिटेल वो ऑलरेडी फैच हो जाता है। अगर इनकेस वो डाटा कोई गलत है या उसमें कोई सुधार का जरूरत है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद उनका पिन कोड, उनका हाउस नंबर, लोकेलिटी, इसमें फुल एड्रेस पूरा उसमें डलना चाहिए। ठीक है, उनका डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, तहसील का नाम, ये सभी चीज आपको एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद वहां वो कब से रह रहे हैं, नीचे में दिया गया है स्टेइंग एट करेंट लोकेशन, वो उस लोकेशन पे जो एड्रेस डाले हैं उस लोकेशन पे कितने साल से रह रहे हैं, तो ये आपको सेलेक्ट करना है। 3-4 साल से रह रहे हैं या बचपन से रह रहे हैं या कब से रह रहे हैं, ये आपको वहां पे सेलेक्ट करके डालना होगा। फिर नेक्स्ट है उसमें माइग्रेंट वर्कर है क्या। माइग्रेंट का मतलब क्या होता है कि क्या वो किसी दूसरे जगह से आके काम कर रहे हैं क्या, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है माइग्रेंट वर्कर का मतलब। ठीक है, तो अगर वो दूसरे जगह से आके काम कर रहे होंगे तो ऐसे लोगों को माइग्रेंट वर्कर में यस करना होगा, और नहीं तो ज्यादातर लोग इसमें नो रहते हैं क्योंकि लोकल वर्कर ही ज्यादा आप लोग को मिलेंगे आपके गाँव में, आपके आसपास, है ना। शहरों में हो सकता है कि बाहर से लोग आके काम कर रहे होंगे, ऐसे हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में ही बस यस आएगा, बाकी सभी में नो आएगा। अगर बाहर से आके वर्कर काम कर रहे हैं तब नो, उसमें यस करेंगे। ठीक है सर, जी। ये बोल रहा था बाहर जैसे अपना छत्तीसगढ़ से बाहर की एमपी से बाहर, भारत क्षेत्र से बाहर, राज्य से बाहर अगर कोई आता है तो उस केस में उसको मतलब यस कर सकते हैं। हाँ, जैसे छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य से से कोई बाहर, बाहर है। हाँ। ऐसा। हम्म, और ये पूछ रहा था सर डाउट में कि हाँ। जैसे कोई भी कंपनी का पीए पीएसआई जो करता है हम्म, वो उसका बैंक के थ्रू कर जाता है। अब जो लेबर का हम रजिस्टर्ड करेंगे तो उसका हम्म। पैसा कैसे कटेगा, उसको फायदा क्या मिलेगा, पैसा उसका कटेगा पैसा कि ऐसा नहीं? कुछ नहीं कटना है इसमें। ठीक है, ये हम्म। उनका एक यूएएन नंबर जनरेट हो रहा है और हाँ। उनको अनऑर्गेनाइज्ड जो लेबर है उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसमें। ठीक है, नहीं उनका इसमें वो कोई तो पैसा नहीं कटना है कभी भी। नहीं, उनको पैसा जो वो थोड़ा ना बोल गवर्नमेंट, रहा हूँ सर, पैसा हाँ, कटने वाला बात नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कोई भी कंपनी अप्लाई जो होता है ना उसका पीएफ कटता है, 1000-1500 रुपये कटता रहता है कोई भी ऑर्गेनाइज प्लांट से। हम्म, तो अभी जो रजिस्टर करेंगे जिसका पीएफ कटेगा किसी रजिस्टर पर होगा, पैसा से उसका नहीं कटेगा बैंक के थ्रू? नहीं नहीं, जिनका ऑलरेडी पीएफ या ईएसआई कट रहा होगा उनको तो इसमें रजिस्टर्ड ही नहीं करना है, पहला चीज। नहीं, ठीक वो है, नहीं कर रहा हूँ सर, अभी जो नया करेंगे उसका कटेगा क्या बैंक नहीं के नहीं, थ्रू? इसमें कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा। ऐसा। हम्म, ठीक सर। ये जो है एक सिंपल सा लेबर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज लेबर है, ठीक है, मतलब जो किसी संस्था से जुड़े हुए नहीं है,
ऐसे लेबर को इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे वो नहीं फार्मर हो, चाहे जितने भी कैटेगरी का मैंने बताया ना लेबर, उन सबको इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नहीं सर, तो वो तो आगे पूछेंगे ना, इससे हम लोग को बेनिफिट क्या रहेगा, क्या फायदा मिलेगा इससे रजिस्ट्रेशन बेनिफिट तो कराने। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में ही, शायद आप लेट से जुड़े होंगे, हो सकता है। हाँ हाँ सर, थोड़ा सफर कर रहा था हाँ, ना इसलिए। इसीलिए आप लोगों को आपका क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि मैंने कम से कम हम्म, 2 से 3 बार बेनिफिट बताया है, ठीक है। मैं लास्ट ठीक में ठीक और बताऊंगा बेनिफिट। उनको ठीक ठीक। फायदा ये है कि सबसे पहले एक तो उनको 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा, और 1 लाख का अगर उनको डिसेबिलिटी होता है तो उस कंडीशन में उनको 1 लाख का मुआवजा मिलने का रहता है, ठीक है। जो 12 रुपया वाला पीएम प्रधानमंत्री बीमा योजना प्रधानमंत्री, मिलता हाँ। है, ठीक ठीक है, ठीक। उसके तहत वो 1 साल का उनको अभी फायदा मिलेगा, ठीक है। उसके हम्म, अलावा जो सोशल सिक्योरिटीज के जो योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे, वो भी उनको लाभ मिलेगा, ठीक है। तीसरा फायदा ये मैंने बताया था कि वो एक राज्य से अगर दूसरे राज्य माइग्रेंट होते हैं, तो उस राज्य में भी उसको ट्रैक करने में आसानी होगा। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए, बाकी लोग। सर जी एक जानकारी लेना था। जी। सर जैसे कोई एम्प्लॉय है लेकिन उसका पीएफ नहीं कट रहा है, ईएसआई नहीं कट रहा है, तो क्या वो इसमें रजिस्टर कर सकते हैं इसको? हाँ, कर सकते हैं। हाँ ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर ये पूरा क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस ओके में। सर, ठीक ठीक। अब सर नेक्स्ट सर प्रोसेस सर हमारा मेरा ये एक है, क्वेश्चन है सर। आप लोग कृपया सर ना मेरे क्वेश्चन क्वेश्चन लिख के रख लीजिए। हम लोग लास्ट में इसको क्वेश्चन सेशन कर लेंगे, ताकि बाकी लोग को भी दिक्कत ना हो, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा नोट करके रखिएगा, है ना, 5-10 मिनट में ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट। फिर आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, ओके समझ सर। नहीं आता है, बीच बीच में ना कहीं किसी और दिशा में हम लोग चले जाएंगे, तो लोगों को कंफ्यूजन पैदा होता है इससे, ठीक है। ठीक है तो सर। आप लोग अपना क्वेश्चन लिख के रखिए। मैं लास्ट में आप लोग को समय दूंगा जिसमें आप क्वेश्चन कर पाएंगे, पूरा क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ आया जो मैं अभी बता रहा हूँ? सभी को फॉर्म कैसे भरना है वो तो क्लियर हो रहा है ना? जी सर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस आप लोग को इसमें डालना होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि उस लेबर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। जो भी डिग्री उसके पास होगा या पढ़ा लिखा होगा, तो उसको जो भी क्लास पढ़ा होगा उसका डिटेल इसमें आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद उनका मंथली इनकम क्या है, ठीक है। इसमें मंथली इनकम स्लैब जो है वो डालना है आपको, कि वो इतना इनकम कमा लेता है। अगर इनकेस उसके पास इनकम सर्टिफिकेट है, तो इनकम सर्टिफिकेट को आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें 200 KB का से नीचे आपको एक PDF बनाना पड़ेगा, और उसको आपको इसमें अपलोड करना होगा, ठीक है। अगर इनकेस उसके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको ये मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ डिटेल डाल देंगे कि वो इतना इनकम कमाता है, और आगे सेव करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप वो सर्टिफिकेट अपलोड करें, ऐसा कोई इसमें मैंडेट नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ जानकारी डाल सकते हैं, और अगर हितग्राही के पास इनकम सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र, तो आप उसमें डाल दीजिए। फिर इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन डिटेल पूछा जाता है, मतलब उसका उन्होंने क्या काम किया, ठीक है, या क्या काम अभी कर रहे हैं वो। जो भी लेबर होगा वो कोई ना कोई काम तो कर ही रहा होगा, तो वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वो मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था, पहला पेज, कारपेंटर वगैरह होंगे तो कारपेंटर को सेलेक्ट कर लेंगे। फार्मर हो गए तो फार्मर वाला कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एनसीओ कोड के अकॉर्डिंग एक PDF हमारे पास आया हुआ है कि उसका क्या क्या काम है, तो वो हम लोग दे सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज आया है, वो हम लोग आप लोगों को शेयर कर देंगे, और उससे भी आप लोग देख के मदद ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसमें अलग अलग कैटेगरी दिया गया है, उसमें से कौन से कैटेगरी में वो लेबर आ रहा है, आप उससे पूछ के समझ के इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि जो वर्किंग एक्सपीरियंस उनको कितना है, ठीक है, मतलब कितने साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है वो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, क्या इसके अलावा कोई और भी वो काम करते हैं क्या। जैसे कई लोग होता है 2-2 3-3 काम भी करते हैं।
है ना, आधा दिन ये काम, दूसरा हाफ टाइम, और हाफ टाइम कोई दूसरा काम, ऐसा भी करते हैं। तो अगर वो 2 काम कर रहे होंगे तब फिर नीचे में भी यहाँ पर ऑटो सर्च में जाके आप सेकेंडरी काम को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, अगर उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होगा तब यहाँ पर आप उसको 200 केबी का पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हैं। अगर ये नहीं है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट तो आपको इसमें डालने का जरूरत नहीं है। उसके बाद स्किल, ठीक है, स्किल में उन्होंने कोई कोर्स किया है, कुछ पढ़ाई लिखाई किया है, स्किल कोर्स, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि उसको ये स्किल कोर्स हुआ है, और यहाँ से सेलेक्ट करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं स्किल टू बी अपग्रेडेड। इसमें उसके अलावा और भी कोई स्किल कोर्स किया है क्या, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है स्किल कोर्स का। अगर उन्होंने कोई भी स्किल डेवलपमेंट का कोर्स वगैरह किया हुआ है तो उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। अब इसके अलावा बैंक डिटेल, ठीक है, बैंक सीडिंग अगर उसका ऑलरेडी हो चुका होगा, ठीक है, आधार में बैंक में अगर आधार डला होगा तो वहां से ऑलरेडी ये सीडिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर उनका बैंक सीडिंग नहीं है तो नो करके यहाँ पर आगे बढ़ना है, और यहाँ पर इसको एग्री करना है और सबमिट करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन। बस इतना ही। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये पूरे डिटेल्स, तो यहाँ पर जो है आपका एक कार्ड इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे, असंगठित श्रमिक या यूएएन कार्ड करके भारत सरकार की तरफ से ये जारी किया जा रहा है, और ये कार्ड को आपको प्लेन पेपर में प्रिंट करके हितग्राही को दे देना है। इस कार्ड को आप जरूर प्रिंट दीजिए क्योंकि ये तुरंत जनरेट होता है, ठीक है, और सभी को देना जरूरी है, कंपलसरी है कि आप लोग प्रिंट जरूर देंगे। तो आप लोग जब भी कैंप करेंगे तो आप लोग को ध्यान रखना है कि प्रिंटर जरूर रखें ताकि आप प्रिंट करके इस कार्ड को उनको दे पाए। तो इस तरीके से आप लोग का, इस तरीके से आप लोग ना इसको अनऑर्गेनाइज जितने भी लेबर हैं उनको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ तक के प्रोसेस में किसी भी वीएलईस को कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन ये पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। पहले अगर किसी का ईपीएफ था जहां भी काम कर रहा था और वो रिजाइन कर चुका है वहां से, अभी ईपीएफ नहीं कटता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में अगर उनका ईपीएफ टोटली बंद हो गया होगा या इनएक्टिव हो गया होगा तब कंडीशन में वो फिर से इसमें रजिस्टर कर पाएंगे। अगर उनका ईपीएफ पहले से अभी एक्टिव है, इनकेस उन्होंने अपना पीएफ नहीं निकाला हुआ है, तो पीएफ जो खाते में जो पैसा है उसको नहीं निकाला और वो इनएक्टिव नहीं हुआ है, तब वो रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं कर पाएंगे। सर जैसे कोई भी योजना के लिए इसमें आवेदन करना तो कैसे करेंगे? कौन सी योजना का आवेदन? जैसे कोई भी योजना, जैसे किसी का बना दिया अपन असंगठित कार्ड है ना, हाँ। अब वो आके बोलेगा सर कि हमको इसका कोई लाभ बताओ या कोई लाभ मिला हुआ तो आवेदन करो, ऐसे करके अगर बोलेगा तो? नहीं, अगर इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा असंगठित श्रमिकों के लिए कोई भी योजना अगर जारी किया जाता है तो वो पूरे लोगों के लिए होगा, ठीक है, तो उसका लाभ इनको ऑटोमेटिक मिलेगा। वो इनका ऑलरेडी इसमें अकाउंट नंबर डल रहा है, आप लोग सभी ध्यान ये रखिएगा कि जो अकाउंट नंबर डाल रहे हैं वो सही से डले, ठीक है, और उनका नाम वाम जो डिटेल है वो पूरा सही डलेगा, तो डायरेक्ट इसमें डीबीटी होगा, डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। ऐसा स्टेट का लेबर में होता है वैसे आवेदन नहीं करना है ना सर इसमें? नहीं, इसमें ऐसा और कोई एप्लीकेशन करने का जरूरत नहीं है। इनकेस ऐसा अगर कुछ आता है आने वाले समय पे कि इसमें आवेदन करना पड़ेगा, तब वो फिर उसका प्रोसेस तो आप लोग को पता चलेगा ही, आप लोग को बताएंगे ही उसके बारे में, बट अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं है। ओके सर, थैंक यू। हेलो। हाँ हेलो। जी बताइए। हाँ सर, मैं नमस्ते, मैं शकुंतला बोल रही हूँ। नमस्ते जी शकुंतला जी, बताइए। हाँ सर, जैसे कि अब गांव में कृषि मजदूरी करते हैं उनका भी कर सकते हैं ना?
हाँ कर सकते हैं, इसमें जितने भी फार्मर से रिलेटेड मजदूरी करते हैं वो सब लोग आ जाएंगे इसमें। हाँ हाँ, उसी को तो पूछ रहे थे। हाँ। ठीक है सर, धन्यवाद। सर एक घर से कितने लोगों का करना है? ऐसा कोई लिमिट नहीं है, आप इस क्राइटेरिया में जितने लोग आते हैं सबको रजिस्टर कर सकते हो। जी। और जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का ऑलरेडी ईपीएफ होता है उनका, ठीक है, जी। तो वो इसमें नहीं आएंगे, उनको रजिस्टर्ड नहीं करना है। पंचायत कर्मी? पंचायत कर्मी का ईपीएफ या ईएसआई कटता है क्या उनका? किसी किसी का कटता है, किसी का नहीं कटता सर। तो जिसका कटता है ना ईपीएफ या ईएसआई, वो इसमें कवर नहीं होंगे। और बाकी उसके अलावा जो ईएसआई ईपीएफ नहीं कटता है और टैक्स पेयर अगर नहीं है तो वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं इसमें। जी। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं ना सर कि वर्क तो लोग कर रहे हैं, पंचायत कर्मी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, लेकिन लोग आय प्रमाण पत्र जो बनवाते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, वो कृषि बेस पे बनाते हैं, एग्रीकल्चर बेस पे, उनका कैसे करना है? देखिए, अगर कोई हितग्राही को तो पहले आपको क्वेश्चन करेंगे ही, ये सारी चीज़ तो पूछेंगे ही ना। तो जी। उसमें अगर हितग्राही कहता है कि मान के चलिए कई हितग्राही झूठ भी बोल देते हैं, ठीक है, मेरा नहीं है करके, तो वो उसकी जवाबदारी है। बट आप लोग को क्वेश्चन करना ही है कि क्या आप इस योग्य हैं कि नहीं है, उसको जो क्राइटेरिया है उसको जरूर पूछना है आप लोग को, कि आपका कोई ईपीएफ तो नहीं है, कोई ईएसआईसी कार्ड तो नहीं बना है, या आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम तो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पूछना है। अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, सैलरीड पर्सन है, तो उस केस में उसको इसमें रजिस्टर्ड नहीं करना है। अगर वो टैक्स पे ही हो या और कोई संस्था से जुड़ा हुआ है तो उसको नहीं करना है, ठीक है। आजकल क्या है सर, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में या कंपनीज में जो काम करते हैं उसका सबका लगभग ईपीएफ कटता है सर। गवर्नमेंट में संविदा कर्मी तो उसमें क्या बोले, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए। संविदा कर्मी किस कैटेगरी आ जाएगा? कई लोग ऐसे हैं सर, कई लोग ऐसे हैं सर जो छोटी छोटी कंपनियों में या कोई संस्थान में काम करते हैं, उनका जीपीएफ वगैरह सब कटता है। नहीं, संविदा कर्मियों का जिसका इसमें कवर नहीं होंगे। सुनिए सुनिए, जिसका ईएसआई और पीएफ नहीं करता है, जिसका नहीं बनता है, उसको रजिस्ट्रेशन करना है। जिसका करता है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, नहीं करेंगे। हाँ, वही मैंने बताया। जी, ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन किसी भी वीएलई भाइयों का? सर जिसका संगठित कार्ड बन चुके हैं एक, और उसका नाम जो है फैमिली का, तो उसका किसका बनेगा सर? कार्ड सभी लोगों का बनेगा कि जिसका बन चुका उसका ही बनेगा? देखिए, अगर कोई ऑलरेडी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है तो उनका नहीं बनेगा, वही चीज़ बोल रहा हूँ। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कोई रजिस्टर्ड संस्था में काम कर रहा है, उसको ईएसआई और ईपीएफ ऑलरेडी मिलता है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जनरली कोई भी कंपनी अगर होता है और वो रजिस्टर्ड होता है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादातर ईपीएफ या ईएसआई देते हैं, ठीक है। या फिर तो अगर कोई आ रहा है तो उन लोग को इसमें रजिस्टर्ड नहीं कर सकते आप, वो एलिजिबल नहीं है, इसके लिए योग्य नहीं है। बट वो ऑर्गेनाइज नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब किसी रजिस्टर्ड संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो सब लोग इसमें रजिस्टर्ड हो पाएंगे। और सभी लोगों का कार्ड अलग अलग है ना सर? राकेश सर, सभी का कार्ड अलग अलग बनेगा। जी बताइए। ये जो अभी एक ऑनलाइन प्रोसेस जो बताया था ना, उसको फिर से रिपीट करो ना, जो चल रहा था। फिर से रिपीट करो, ठीक है, कर देता हूँ। ये पीडीएफ ना मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ठीक है। मैं फिर से एक शॉर्ट फॉर्म में आपको फिर से बता देता हूँ। आपको सबसे पहले एक लिंक दिया गया है जो अभी टेस्टिंग लिंक है। 23 तारीख और 24 तारीख को टेस्टिंग किया जा रहा है। अभी आप लोग एक एक दो अपना बना के देख लीजिए, और वो डाटा फिर फ्लश हो जाएगा। 25 तारीख को वो हट जाएगा डाटा, ठीक है। फिर 25 तारीख से एक्चुअल काम इसमें चालू होगा, ठीक है।
25 तारीख से आप लोग को एक्चुअल कैंप करना है और सभी लोगों को रजिस्टर्ड करना है इसमें, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को कैसे करना है वो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो लिंक दिया गया है आप लोगों को ग्रुप में, उस लिंक में जाना है, लॉगिन करना है, लॉगिन पेज में जाएंगे, फिर ये CSCID पासवर्ड डालना है। उसके बाद आप लोग देख पाएंगे अपने डैशबोर्ड में कि आपने कितना रजिस्ट्रेशन किया कंप्लीट, कितना पेंडिंग में है, कितना इन प्रोग्रेस में है और कितना ऑर्गेनाइज सेक्टर में चले गए हैं, ठीक है। अगर कोई अपडेट कराता है, हो सकता है पहले अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, मगर आने वाले समय पे उसका नौकरी लग गया है किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तब वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो वो अपडेट कराएगा अपना डाटा आके आपके पास, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले यूएन रजिस्ट्रेशन, UW रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आधार नंबर हितग्राही का आपको एंटर करना है। उसके बाद EKYC होगा उनका। EKYC का 3 तरीका दिया गया है, OTP, फिंगरप्रिंट और आइरिस। ये तीनों के माध्यम से आप किसी भी एक तरीके से उनको EKYC कर सकते हैं। उसके बाद आधार से डाटा फैच होके आ जाएगा, आपको सामने दिखाई देगा, और उसको एग्री करके आपको कंटिन्यू सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपको यहाँ पर वो पूछा जाएगा उनका मोबाइल नंबर, उसमें OTP डाल के फिर वेरीफाई करना है, फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछेगा, फिर उसके बाद ईमेल ID डालना है। ये ऑप्शनल है, अगर हितग्राही के पास है तो आप डाल दीजिए, अगर इनकेस नहीं है तो उस केस में कोशिश करिए कि उनका मोबाइल में आप दिखवाइए उनको, क्योंकि जो लोग अगर स्मार्टफोन चलाते हैं तो उसका मोबाइल बिना ईमेल ID के नहीं चलता है, ठीक है। तो वो वहां से आपको ईमेल ID मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का। इनकेस नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, इनकेस आपके जान पहचान के तो अपना ईमेल ID भी आप उसमें एंटर कर सकते हैं, बट ज़्यादा लोग के में अपना ईमेल ID नहीं डालना है। उसके बाद उसका मैरिज हुआ है या नहीं हुआ है, उसके पिताजी का नाम वो कौन से कैटेगरी में आता है, जनरल, OBC या जो भी में आता है वो सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंटली एबलेट है तो इसको नो करना है ज़्यादातर। नॉमिनी जो है उनका डिटेल अगर डालना है तो यस करके किसका नाम नॉमिनी में डालना है वो हितग्राही से पूछ के आप डाल दीजिएगा। अगर वो नॉमिनी नहीं डालना चाहता है तो नो करके सेव करके कंटिन्यू करना है। तो नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा। रेसिडेंशियल एड्रेस डिटेल वगैरह चाहिए रहेगा उनका, हाउस नंबर, लोकेलिटी कहाँ का है, स्टेट का कौन सा है और उनका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है। ये सभी रेसिडेंशियल मतलब निवास कहाँ है, उनका निवास स्थान का डिटेल डालना है इसमें, ठीक है। उसके बाद पिन कोड हो गया, तहसील हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सभी चीज सही सही डालना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेइंग करेंट लोकेशन, कब से वो रहते हैं, 3 साल 4 साल या जन्म से, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर माइग्रेंट वर्कर है, ठीक है, कोई भी, तो माइग्रेंट वर्कर है क्या, ये यहाँ पर आपको डालना है। अगर वो किसी दूसरे स्टेट से आए हैं तो यस करके उनका डिटेल डालना होगा, कौन से स्टेट से आए हैं। अगर इनकेस वो लोकल है यहीं के, इसी छत्तीसगढ़ राज्य से हैं, तो इसमें नो करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या पढ़ाई की है वो आपको डालना है। उसके बाद अगर उनके पास है, कितना कमाते हैं हर माह, वो डालना है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट का PDF, अगर उनके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो उसका PDF बना के 200 KB का डालना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ऑक्यूपेशन मतलब वो क्या काम करते हैं, तो वो जो भी काम करते हैं उसका ऑक्यूपेशन यहाँ पर डालना है, और वो कितने साल से काम कर रहे हैं वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी, अगर एक काम के अलावा दूसरा काम भी वो करते हैं कुछ, तो वो सेकेंडरी में आप डाल सकते हैं। इसका एक PDF आया हुआ है NCO कोड का, उसको आप लोग को शेयर कर देंगे ग्रुप में, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद उसमें कोई ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट होगा तो आप उसको मांग के अपलोड करेंगे स्कैन करके, नहीं है तो वो छोड़ देंगे, उस मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इस स्किल का कोई कोर्स किए हैं तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करके, सेव करके आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद क्या उसका बैंक डिटेल ऑलरेडी आधार में सीडिंग है कि नहीं है, तो है तो यस करेंगे।
और अगर नहीं है तो नो करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। तो उनको एक एग्री का बटन आएगा, वो एग्री करना है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, आप चाहे तो इसको पढ़ के भी बता सकते हैं उनको। और उसके बाद जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये इस तरीके से एक कार्ड जनरेट हो जाएगा। इसमें से कुछ बहुत सारे डिटेल जो है ऑलरेडी आधार से फैच हो जाता है, तो आप लोग को इसमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ठीक है।